यहाँ के महापौर प्रथम नागरिक श्री अजय कुमार जी, यहाँ के विधायक श्री राजीव कुंवर जी, विधायक श्री मुकेश चौधरी जी, विधायक श्री देवेंद्र नीम जी, श्री शीतल बिश्नोई जी और यहाँ के भूतपूर्व और अभूतपूर्व सांसद भाई राघव लखनपाल जी, जिनके विशेष दबाव में मुझे चुनाव के इस दौरान भी यहाँ आने के लिए विवश होना पड़ा। और अभी आपने देखा कि आधुनिक युग में जब भाषा की शुद्धता विलुप्त होती जा रही है, तो आधुनिक साहित्य में परिमार्जित, परिष्कृत और संस्कृत भाषा की कविता की प्रतीक बहन कविता तिवारी जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, सर्वप्रथम मैं मां शाकंभरी की इस पावन धरती को शीश झुकाकर नमन करता हूं। और आप सभी ने देखा कि वंदे मातरम दिखाया गया। वंदे मातरम को लेकर जो विषय था वो इसी पर तो आपत्ति थी कि पूरा वंदे मातरम नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने वंदे मातरम को खंडित करने के लिए विवश हुए, अंततः वो देश भी खंडित करने को विवश हो गए। तो संपूर्ण वंदे मातरम में जिन पंक्तियों पर किसी को आपत्ति थी वो थी, तुम दुर्गा दश प्रहर धारणी, कमला कमल दर विहारणी। और यहां देखिए आदरणीय संत समाज जी बैठा है, और यह वंदे मातरम सन्यासी विद्रोह के समय ही प्रयोग किया गया। उसे हम कहेंगे सन्यासी विद्रोह न करके सन्यासी स्वातंत्र समर के समय प्रयोग किया गया। पर मैं कहना चाहता हूं, वह अंश चूंकि अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया है कि अब भारत में जहां भी वंदे मातरम गाया जाएगा, संपूर्ण और अखंड वंदे मातरम गाया जाएगा, खंडित वंदे मातरम नहीं गाएगा। और वो क्यों आवश्यक है? जब आप यह कहते हैं तुम दुर्गा दश प्रहर धारणी, कमला कमल दल विहारणी, तो जब आप अपनी इस धरती पर खड़े होकर मां शाकंभरी के चरणों में प्रणाम करते हैं, तो उसी क्षण आपकी आस्था इस पूरे भारत के सभी कोनों से जुड़ जाती है। उत्तर में मां वैष्णो देवी से लेके, दक्षिण में मीनाक्षी देवी से लेके, कन्याकुमारी से लेके, पूर्व में कामाख्या माता और काली माता से लेके, पश्चिम में मुंबा देवी से लेके, मध्य में विंध्यवासिनी जी से लेकर, इतना ही नहीं, जो आज भारत के भौगोलिक हिस्से के हिस्से नहीं हैं, उनमें भी जाकर ढाका की ढाकेश्वरी से लेके बलूचिस्तान की हिंगलाज माता तक जाकर आपकी चेतना संपूर्ण राष्ट्र के साथ एकाकार हो जाती है, चाहे वो हिस्सा हमारे राजनीतिक नियंत्रण में हो अथवा न हो। इसलिए यह आवश्यक है। और आज जब भारत एक नए स्वरूप में उभर रहा है, तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभी पदाधिकारियों को, जिनका 4 मिनट का हमने प्रस्तुतिकरण देखा और उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, सेवा के भिन्न भिन्न आयामों में अपने धन के माध्यम से सेवा करने का जो कार्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने किया है, वो न सिर्फ प्रशंसनीय है, बल्कि हमारी महान संस्कृति परंपरा का वो जो उद्घोष वाक्य है, धनात् धर्मः ततः सुखम। धन तभी सुख कारक होता है जो धर्म के मार्ग से व्यय होता है। तो उन्होंने ये दिखाया है कि जो वो कार्य कर रहे हैं कल्याणकारी कार्य, और मुझे आशा है कि चूंकि यहाँ आदरणीय भरत भूषण जी भी बैठे हुए हैं और सम्मानीय संत समाज है, तो मानी हुई बात है, धर्म की दिशा में उनकी यह योगदान और उनकी यह प्रगति निरंतर आगे रहेगी। और यहाँ पर हमारे वनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारी भी हैं जो उन क्षेत्रों में काम करते हैं जहां पर गहरे वनवासी क्षेत्रों में ट्राइबल्स के बीच में जहां पर कोई कार्य करने नहीं जाता,
वो लोग भी यहां पर हैं, तो मानी हुई बात है कि उनका सहयोग और समर्थन उन्हें भी प्राप्त होता रहेगा। परंतु आज का अगर हम भारत देखें तो आज हम जिस कालखंड में हैं, यह कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है और ये कई महत्वपूर्ण चीजों का स्मरण करता है। हम 2026 में हैं। आज से ठीक 30 साल पहले 1996 में भारत के इतिहास में एक परिवर्तन हुआ था, जब पहली बार राष्ट्रवादी विचार का पहला पदार्पण भारत की सत्ता पर हुआ था, जब 13 दिन के लिए ही सही अटल जी के नेतृत्व में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज 2026 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनी है और उस सरकार ने क्या दिया है इस देश को। आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, तीसरे बड़े सिविल एविएशन सेक्टर के बने हैं, सेकेंड बिगेस्ट मोबाइल हैंडसेट के प्रोड्यूसर बने हैं। और वो भारत जिसके बारे में कहा जाता था कि हम तो टैक्स सेवी नहीं है, हमारे अंदर कम पढ़े लिखे लोग हैं, नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, और भारत की संसद में वित्त मंत्री महोदय ने कहा था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में कैसे हो पाएगा। तो आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम दुनिया के नंबर 1 के देश, और सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 के देश नहीं है, we contribute 49% of the global digital transaction, which is more than if you put America, China both together. और भारत किस मुकाम पे पहुंचा है, क्योंकि आप यहां बहुत से लोग उद्योग और व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज भारत का यूपीआई प्लेटफॉर्म पिछले वर्ष वीजा को पीछे छोड़कर दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला वर्ल्ड का बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। और इतना ही नहीं, ये दौर था, मैंने 1996 का दौर याद दिलाया जब हम लोग बहुत युवा हुआ करते थे, तो कहा जाता था हमें विदेश से सीखना है, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से सीखिए, इंग्लैंड अमेरिका से सीखिए, जापान और फ्रांस से सीखिए। आज वो दिन आया है कि आपने देखा हो, जापान के प्राइम मिनिस्टर आए थे तो दिल्ली के खान मार्केट में उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शन से पेमेंट किया था। और जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आए थे तो उन्होंने जयपुर में जाकर एक रोड साइड टी स्टॉल के ऊपर डिजिटल ट्रांजैक्शन से ट्रांजैक्शन किया था। और उसके बाद जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें तो ये सीखना पड़ेगा कि भारत में इतनी जल्दी ये इस प्रकार से ये कैसे हो गया। और विशेषकर जब आपने पिछले 4 वर्ष की यात्रा दिखाई है, तो जब 4 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था तो कोविड का वो दौर था और हम दुनिया के एकमात्र देश थे जहां कोविड वैक्सीन लगाते ही चंद सेकंड में आपके मोबाइल के ऊपर डिजिटली वो उसका सर्टिफिकेट आ जाता था। उस समय तक दुनिया के बड़े बड़े देश इंग्लैंड और अमेरिका में भी ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यानी हमने ये दिखाया कि भारत किस प्रकार से जाकर जा सकता है। और उससे बड़ा परिवर्तन 2024 दिसंबर में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक केस स्टडी की कि भारत ने इतने कम समय में इतनी व्यापकता और कुशलता के साथ इतना बड़ा डिजिटल नेटवर्क कैसे बनाया। ये केस स्टडी करनी होगी। एक दिन वो थे जब हम कैम्ब्रिज में स्टडी करने के लिए जाते थे, अब कैम्ब्रिज भारत के अंदर केस स्टडी करने लगा है। इससे आपको समझना चाहिए कि दुनिया में कितना बड़ा बदलाव है। और बदलाव सिर्फ इतना ही नहीं आया, बदलाव पूरे भारत के अंदर एक नया स्वरूप आया। डिजिटल ट्रांजैक्शन के बाद अगर सबसे बड़ा परिवर्तन आया विगत 10 वर्षों में, तो वो है डिफेंस प्रोडक्शन। आज डिफेंस प्रोडक्शन में हम 1.5 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन करते हैं और 30,000 करोड़ रुपए का डिफेंस का एक्सपोर्ट करने लगे हैं। और अब डिफेंस के निर्यातक देशों में हमारी गिनती होने लगी। और 2 डिफेंस कॉरिडोर बने, एक नॉर्थ में एक साउथ में। नॉर्थ का बना उत्तर प्रदेश में, साउथ का बना तमिलनाडु में। और उत्तर प्रदेश में आपने भी देखा, कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ब्रह्मोस की फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस, जिसका कि आपने कार्य और क्षमता ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी थी। आज भारत उसको निर्यात करने वाला देश बन गया है।
फिलीपींस ने को पहला ऑर्डर पहुंच भी गया है, इंडोनेशिया अगला देश है और अनेक देश ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत से ब्रह्मोस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के लिए ऑर्डर देने लगे हैं। आप कल्पना करिए उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा परिवर्तन आया। किसी जमाने में हम लोग सुनते थे कि यूपी में कट्टे बन रहे हैं, अब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बन के एक्सपोर्ट हो रहा है। मुझे लगता है इतना बड़ा नज़ारा बदला है और फिर भी किसी को नजर ना आ रहा हो तो उसे अपनी नजर पे लगा हुआ चश्मा हटाना चाहिए। बदलाव का एक नया स्वरूप आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम देखें, आप जिस क्षेत्र में हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हमारा एयरपोर्ट, सबसे आधुनिकतम एयरपोर्ट जेवर में बनने जा रहा है। मोबाइल हैंडसेट में वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री आज नोएडा में है, आपके इसी उत्तर प्रदेश में है। आपके अपने क्षेत्र सहारनपुर में जो आपका हैंडीक्राफ्ट का उद्योग है, उसके साथ साथ पिछले कुछ वर्षों में नाना प्रकार के शहद के प्रोडक्शन में और निर्यात में सहारनपुर ने एक नया मुकाम हासिल किया। बहुत से लोगों ने यहाँ की फिजाओं में बड़ी कड़वाहट घोलने का जितना भी प्रयास किया हो, मगर सहारनपुर ने शहद का निर्यात करके दिखा दिया है कि वो यहाँ से मिठास का ही संदेश सिर्फ भारत को नहीं पूरी दुनिया को देने में सफल होने वाला है। अब आप कहेंगे कि जो मैंने डिजिटल की बात कही और आपके इस हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, इसका आपस में कनेक्शन क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज तो डिजिटल नेटवर्क पूरा भारत में पहुंच गया है, गांव-गांव तक पहुंच गया है। डिजिटल की स्पीड भी इंप्रूव हुई है और कॉस्ट इतनी कम है कि आज से 10-12 साल पहले 1 गीगाबाइट का डाटा 300 कुछ रुपए में आता था। आज 1 गीगाबाइट का डाटा 19 या 20 रुपए पर मंथ में आता है। कुछ दिन पहले 27-28 में था, 20 में, यानी बहुत सहज हो गया है। अब इससे यहाँ के स्थानीय उद्योग को कैसे स्थान मिल सकता है? आप ऐसे सोचिए, अभी तक यहाँ के जो कारीगर बनाते थे वो उसके अंदर जो डिजाइन्स के अंदर चेंज करते थे, वो अपनी परंपरा से, विरासत से, कल्पना से वो डिजाइन में थोड़ा बहुत चेंज करते थे और फिर उस डिजाइन को भेजते थे बाहर मार्केट में जाने के लिए। आज प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना भी शुरू की हुई है और उन्होंने विश्वकर्मा योजना भी प्रारंभ की है। उनसे थोड़ी मदद लेकर कोई भी कारीगर अथवा कारीगरों का समूह चाहे तो अपनी सारी डिजाइनों का पहले डिजिटल इम्प्रिंट बना सकता है। जब एक बार आप उसका डिजिटल मैप बना लेते हैं, उसके बाद उस डिजाइन के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं जिनके द्वारा वो डिजाइन नहीं बनती, जैसे कहीं फूल है, कहीं पत्ती है, कहीं कोई कर्व है, उसको अगर आप उसको मोटिव्स कहते हैं, उसके आप मोटिव्स को आइडेंटिफाई कर लें। 25, 30, 40 मोटिव्स हैं जिनके द्वारा वो पूरी डिजाइन बनी हुई है। अब आप उसमें कंप्यूटर का प्रयोग करके मनचाही डिजाइन बना सकते हैं, बहुत सहजता के साथ। इतने प्रकार की डिजाइन और उसकी जो क्वालिटी होगी वो इतनी स्टैंडर्ड क्वालिटी होगी कि वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल मार्केट तक हो। अब उसके आगे आप क्या कर सकते हैं? जो आपको डिजिटल और टेलीकॉम का नेटवर्क मिल गया है, उसके द्वारा आप यहीं सहारनपुर में बैठकर अथवा यहाँ के किसी गांव में बैठकर, भारत के किसी कोने में नहीं, यूरोप और अमेरिका के किसी मार्केट में किस तरह की डिजाइन की डिमांड है, ये आप चेक कर सकते हैं। वो डिजाइन की डिमांड आपके पास आएगी, आप अपने डिजाइन में से उन मोटिव्स के द्वारा उसके अनुरूप डिजाइन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप बना सकते हैं और आप घर बैठकर व्यावसायिकता के द्वारा न सिर्फ आर्थिक लाभ पा सकते हैं बल्कि अपने क्षेत्र को भी नए मुकाम तक ले जा सकते हैं। ये नए भारत का नया स्वरूप है जो उभरता हुआ दिखाई पड़ता है। आपने एक और बात की होगी कि अभी इस समय दुनिया में बहुत जंग की बात चल रही है, उस कारण से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई पेट्रोलियम की, गैस की। आपने कभी इस बात पर विचार किया कि इस समस्या को समाधान करने के लिए भारत ने कितनी पहले से प्लानिंग कर रखी थी? मुझे याद आता जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, 1991 की बात है, जिस समय भी इराक ने कुवैत पे कब्जा किया था और अमेरिका ने इराक पर अटैक किया था और उस समय भी तेल की क्राइसिस आई थी। और तब जानते क्या हुआ था? आधी ट्रेनें रुक गई थी क्योंकि डीजल ही नहीं थी।
एलपीजी गैस के कनेक्शन कितने कम थे वो तो छोड़ दिए, वो क्राइसिस अपनी जगह थी, गैस नहीं मिल रही थी, ऑयल नहीं मिल रहा था, ट्रेनें रुक गई थी। मगर पिछले 10 सालों में इंडियन रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, तो कम से कम ट्रेन के लिए डीजल की जरूरत नहीं है, उतनी बचत हुई। फिर आपने देखा इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में हुई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। अब 1 अप्रैल से 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो गई, यानी 20% हमारा फिर निर्यात के ऊपर जो रिक्वायरमेंट था वो कम हो गया है, और इन्वायरमेंट में प्रदूषण भी कम हो गया है। उसके साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी शुरुआत हुई है। आप सोचिए अगर इतनी दूरदृष्टि 10 साल पहले से नहीं रही होती तो आज ये संकट कितना बड़ा होता, आप कल्पना कर सकते हैं। अब आप सोचिए आगे के लिए क्या हो रहा है, फ्यूचर के लिए। आप में से बहुत से लोगों ने संभवतः ध्यान दिया हो, मात्र 2-3 दिन पहले भारत ने कलपक्कम में अपना फर्स्ट फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है। ये फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर जानते क्या होता है? ये यूरेनियम से नहीं बनता, ये थोरियम से बनता है, और इसके द्वारा जितना फ्यूल उसमें डालते हैं उससे ज्यादा एनर्जी मिलती है, और इसमें प्रदूषण भी कम होता है। और सबसे बड़ी खासियत जानते क्या है? थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार हमारे पास है। एक अनुमान के अनुसार 1/3 से लेके हाफ ऑफ द वर्ल्ड थोरियम इज विद इंडिया। और जिस दिन हम न्यूक्लियर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को सहज रूप में स्थापित करने में सफल हो जाएंगे तो विश्वास मानिए 10 से 15 साल में हमारी सारी ऊर्जा की आवश्यकताएं हम पूर्णतः आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, आप इसके आगे भी समझिए भारत को किस ढंग से आगे ले जाना है। और आप लोग जिस दौर में बैठे हुए हैं, अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो सड़कें चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, रेलवे स्टेशन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो तो चाहिए, बहुत बड़ी जरूरत है बिजली। बगैर बिजली के कैसे होगा? और बिजली की स्थिति क्या है? हमारी बिजली उस समय ज्यादातर कोयले से आती थी। अगर आप कोल से ही सारी बिजली इतनी उत्पन्न करना चाहेंगे कि भारत विकसित राष्ट्र हो जाए तो उसके पर्यावरण पर बड़े घातक प्रभाव होंगे। तो सबसे पहले क्या किया गया? आपने देखा होगा वो लट्टू वाले पीले बल्ब गायब हो गए, क्योंकि उसकी जगह एलईडी बल्ब स्थापित किए गए। महंगे होते थे इसलिए एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए गए। वो बिजली अच्छी देते हैं, कंज्यूम कम करते हैं, हीट जनरेशन भी कम होता है उससे। और अब तक 37 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए, जो अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा है। उसके बाद क्या किया गया? सौर ऊर्जा के लिए प्रयास किया गया। और सौर ऊर्जा के द्वारा, चूंकि भारत एक ऐसा देश है यहां केवल आप जाड़े के 10-15 दिन छोड़ दीजिए और बरसात में जब कभी बादल छा जाते हो, अन्यथा 10-11 महीने भगवान सूर्य की पूरी कृपा हमारे ऊपर रहती है। और आप देखिए सौर ऊर्जा में, ये तो सोचा होगा किसी ने कि भारत को आगे बढ़ना है, पर इतनी बड़ी छलांग लगाई कि आज 130 गीगावाट सोलर एनर्जी भारत में पैदा होती है, ये किसी ने कल्पना नहीं की होगी। इतना तो छोड़िए, वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना और उसका केंद्र भारत के गुरुग्राम में आकर बना है, यानी हम सौर ऊर्जा में दुनिया के लीडर बनकर होंगे। और एक टारगेट रखा गया कि भारत अपनी 40% पावर जनरेशन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ये रखेगा क्लीन एनर्जी से। और सामान्यतः गवर्नमेंट जो टारगेट रखती है वो पूरा होना मुश्किल होता है। 2030 तक लक्ष्य रखा गया कि हमारी 40% ऊर्जा क्लीन एनर्जी होगी, मगर वो टारगेट 2022 में अचीव हो गया। फिर 2030 के लिए रिवाइज टारगेट रखा गया कि अब 50% ऊर्जा हमारी क्लीन एनर्जी होगी, वो भी 2025 में पूरा हो गया। आज भारत की 50% पावर जनरेशन ऑफ द इंस्टॉल कैपेसिटी 250 मेगावाट, हमारी गीगावाट पूरी तरीके से क्लीन एनर्जी से है, यानी इसमें वाटर है, हाइड्रोजन है और सौर ऊर्जा है। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना प्रारंभ हुई, यानी अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगाइए, बिजली मुफ्त। और उसके साथ अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है आपके यहाँ तो पेट्रोलियम का भी खर्चा नहीं, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर उसको भी चार्ज कर लीजिए। और ज्यादा बिजली हो जाए तो बेच भी लीजिए।
इसे कहते हैं। और उस पे न पर्यावरण पे कोई जोर, ना आपकी जेब पर कोई जोर, ना खजाने पर कोई जोर। इसे कहते हैं दिमाग पे जोर डालकर मुफ्त बिजली देना। कुछ और लोग हैं जो दिमाग पे जोर डालते ही नहीं, दिमाग खाली रख के खजाना खाली करते हुए मुफ्त बिजली देने का प्रयास करते हैं। मगर ये एक नया स्वरूप, और आपको शायद ना ध्यान हो, इसकी शुरुआत किस दिन हुई थी? इसकी घोषणा हुई थी 22 दिसंबर 2024 को, जिस दिन श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के भव्य राम मंदिर में। और आपको शायद पता हो या ना पता हो, दुनिया में अगर कोई एक शहर ऐसा है जहां सबसे लंबी सड़क है जो पूरी तरह सोलर पैनल से है, तो वो है अयोध्या, जहां 10 किलोमीटर लंबी सड़क जो है वो पूरी तरह सोलर पैनल से। ये नया भारत। और इतना ही नहीं है, इस भारत में एक गांव है जहां घर की बिजली से लेके और सड़क की बिजली से लेके जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनकी सारी बिजली सिर्फ और सिर्फ सोलर से आती है। वो है गुजरात का मोढेरा गांव। मगर उसमें खासियत जानते क्या है? उसमें भगवान सूर्य का एक मंदिर भी है। और आपने जहां जहां सूर्य भगवान के मंदिर देखे होंगे, भगवान सूर्य के रथ में कितने घोड़े हैं? 7। और सौर जो किरण होती है उसमें 7 रंग होते हैं, विबज्योर। ये तो अभी पता चला 100 साल पहले। हम तो 1000 साल से भगवान सूर्य के 7 घोड़े बता रहे थे। मगर क्या बताएं, कुछ लोग ऐसे घोड़े ऑब्लिक, जो घोड़े के वंश के दूसरे जीव होते हैं, वो वैसे बन गए हैं जिन्हें भारत की ज्ञान परंपरा दृष्टि ये समझ ही में नहीं आती। बल्कि उनको बता दो तो उनको लगता है जैसे बेचैनी ऐसी हो जाती है, अरे अच्छा कैसे बता दिया गया। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, अभी रामनवमी गुजरी तो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में सूर्य तिलक हुआ भगवान का। और वो कैसे हुआ? जब वो बिल्डिंग बनाई गई तो उसके लिए 3 संस्थाओं ने, और तीनों ने साइंटिफिक काम किया। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, जो आपके यहां से एकदम पास में है, खैर उत्तराखंड में चला गया है, उसने सबसे पहले वो स्ट्रक्चर को डिजाइन किया कि उस दिन सूर्य की किरणें कैसे आएंगी उसके अंदर। फिर नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट बेंगलुरु, जो किरणें तो आएंगी उस समय धरती भी उस एक्सिस के साथ मैच होनी चाहिए, क्योंकि धरती भी तो मूव कर रही है। तो वो ये बताएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है वो उस एंगल पे होना चाहिए ताकि उस दिन जो धरती का एंगल है उस एंगल से मैच खा रहा हो। फिर एक प्राइवेट कंपनी थी जिसने उसमें कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज लगाए ताकि उसको फोकस करके भगवान राम के मस्तक के ऊपर केंद्रित किया जा सके। आज तो इतनी टेक्नोलॉजी है। मगर इसी भारत में कोल्हापुर में महालक्ष्मी जी का मंदिर है। 21 मार्च और 21 सितंबर जब 2 इक्विनॉक्सेस आते हैं, साल में 3 दिन सूर्य की पहली किरण माता के मस्तक पे पड़ती है, फिर दूसरे दिन हृदय में पड़ती है और तीसरे दिन चरणों पे पड़कर निकलती है। तो भाई ये तो मान लो ना कि कुछ तो दिखता था, कुछ तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी। कोणार्क के सूर्य मंदिर में भी यही माना जाता था। तो इसका मतलब हमें उस जमाने में धरती की गति भी पता थी, किस एंगल पे वो मंदिर बनेगा वो भी पता था, और फोकस कैसे करना है ये भी पता था। मगर अफसोस की बात यह थी कि उसके बावजूद भारत की इस महानता को कभी दुनिया के सामने रखने का प्रयास नहीं किया गया। और अब तो उत्तर प्रदेश से ही दोनों चीजों का संदर्भ आता है और हमारे दिमाग में कई बार ग्लानि भरने का बहुत प्रयास किया जाता है। अब देखिए अंतर क्या आया इसी उत्तर प्रदेश में। भारत में अगर सबसे ज्यादा लोग किसी एक स्थल पर जाते थे, मैं टूरिस्ट कहना तो उचित नहीं रहेगा, यहाँ के लिए टूरिस्ट है, सबसे ज्यादा एक शहर में सबसे ज्यादा लोग जाते थे, वो था आगरा, आगरे का ताजमहल। 2024 के बाद से माहौल बदल गया है। अब भारत में सबसे ज्यादा लोग अगर किसी एक जगह जाते हैं तो वो अयोध्या और वहां भगवान श्री राम के मंदिर में जाते हैं। इसका अर्थ यह हो गया कि अब भारत की सोच एक अजीमुशान मकबरे में बंद एक मुर्दा कब्र से हटकर जाज्वल्यमान चेतना के प्रतीक प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में आकर स्थापित हो गई।
क्योंकि भारत की चेतना यह कहती है कि यह तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम। आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम। और लोक परलोक यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम। ये हम लोग राम मंदिर आंदोलन के समय गाते थे, और आगे की लाइन जानते क्या थी कि शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की, आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम। और वह सौगंध आज पूर्ण हुई। मगर आप कहेंगे साहब ये इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में आप भगवान राम के मंदिर को क्यों ले आए? भगवान की लीला को समझना हो तो गहराई से समझना चाहिए। जब भगवान राम ताले में थे, वहां मूर्ति की स्थापना नहीं हुई थी, उनका प्राकट्य नहीं हुआ था, भारत गुलाम था। भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, वाइस राय यहां से गया 30 जून 1948 को, हमारा संविधान लिखकर कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949 को, और श्री राम लला विराजमान प्रकट हुए 22-23 दिसंबर 1949 की रात को। देखिए भारत जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे ही वैसे वहां भी चीजें आगे बढ़ रही हैं। उसके बाद वो आंदोलन जब उभर कर सामने आया तो कब आया? 1990, 91 और 92 में। और यही वो समय था जब भारत में खुली अर्थव्यवस्था का दौर आया और भारत ने अपनी इकोनॉमी को ओपन करना शुरू किया। जब भगवान के मंदिर का ताला खुला 1986 में, आप में से जो लोग इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स या ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स के विद्यार्थी रहे होंगे, उन्हें शायद ये पता हो कि उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स 1986 में शुरू हुई थी, जिनके चलते गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, WTO में कन्वर्ट हुआ और 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। अब आइए साहब, जब वहां वो विवादित ढांचा था तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था? लेस देन 1 बिलियन। अर्थव्यवस्था बैंकक्रप्ट होने के कगार पे आ गई थी, सोना गिरवी रखना पड़ा था, और जुलाई और अगस्त में लगातार 2 बार रुपये का डिवैल्यूएशन किया गया था। उधर विवादित ढांचा टूटा, उधर पुराना नेहरूवियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक सोशलिस्ट मॉडल भी टूटा। भारत को एक सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिली, भारत को एक आर्थिक स्वतंत्रता मिली। उसके बाद अगला चरण क्या आया? जब 1998 में अटल जी की सरकार आई, उससे पहले क्या था? हमारी रेट ऑफ ग्रोथ कम होती थी और रेट ऑफ इन्फ्लेशन ज्यादा होती थी। सामान्यता महंगाई की दर विकास की दर से लगभग दुगनी रहती थी। 98 से 2004 के बीच में वो दौर आया जब हमने पहली बार महंगाई की दर नीचे और विकास की दर ऊपर हुई। 2002 और 3 में वो दौर आया जब हम करंट अकाउंट सरप्लस बने और 100 बिलियन हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अटल जी की सरकार में 2004 में था। उसके बाद 500 बिलियन कब पहुंचा? जब 2018-19 में जजमेंट आया। 600 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कब क्रॉस किया? जब श्री राम लला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। यानी कुछ ना कुछ तो दिख रहा था, उधर भारत भी उठ रहा था और भगवान श्री राम लला विराजमान का मंदिर भी उठ रहा था। भगवान की लीला इतनी सहज नहीं होती है कि सबको समझ में आ सके। जो लोग वो कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो वो तारीख कोई कैलेंडर की डेट नहीं थी, वो भारत के विकास के कालखंड की गति थी जो तभी उभरनी थी जिस समय भारत उभरती हुई शक्ति बनकर उभरेगा। और आज जब वो विश्व में, भारत में सबसे प्रमुख स्थल के रूप में आया है और वो श्रद्धा का केंद्र है, कोई पर्यटन का केंद्र नहीं है, तो उस समय भारत वर्ल्ड की सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और इतना ही नहीं है, हम कहां पर हैं? ये हम लोग के जन्म से पहले की बात है, पुरानी पीढ़ी को याद होगा, मगर बचपन में हम लोग खूब गाना सुना है, वो पूरा पश्चिम फिल्म, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। उसमें जो मनोज कुमार गाना गाते हैं उससे पहले प्राण एक डायलॉग बोलते हैं, क्या देता है तुम्हारा मुल्क दुनिया को?
What is the contribution of India? India's contribution to the world is 0, 0 and 0. तब गाना शुरू होता है जब जीरो दिया मेरे भारत ने। दुनिया चांद पे पहुंच गई और तुम्हारा मुल्क अगर 2 रोटी खाता है तो उसमें से एक उधार की खाता है। ये वो दौर था। इंडिया's contribution to the world is 0, 0 and 0। आज IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा कहती है इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल ग्रोथ रेट इज गोइंग टू बी 17% एंड इंडिया इज गोइंग टू बी द ग्रोथ इंजन ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। और तब दुनिया चांद पे पहुंची थी, हमसे कहा था तुम कहां रह गए। अब हमने चांद के अछूते दक्षिणी ध्रुव तक, जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया है, वहां पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश। और सिर्फ इतना ही नहीं है, वो तो बन गए, मगर हर देश को अधिकार होता है कि वो उस पॉइंट का नाम रख सके अपने हिसाब से जहां पर वो लैंड करता है। हर देश लैंड करता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस पॉइंट का नाम क्या रखा? पॉइंट शिव शक्ति। पॉइंट शिव शक्ति क्या दर्शाता है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति और हमारी संस्कृति वो है जहां ईश्वर में स्त्री तत्व को स्थान दिया गया है। विनम्रता और दृढ़ता से कहता हूं, वर्ल्ड में जितने सिविलाइजेशन हैं, सभ्यताएं हैं, देश हैं, उन सब में ईश्वर सिर्फ और सिर्फ पुरुष है, स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है। हमारे यहां शिव और शक्ति दोनों को स्थान दिया गया है। अर्थात चांद के उस कोने पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में पहुंचकर भी यह संकेत दिया है कि चांद की ऊंचाई से भी भारत दुनिया को एक नया संदेश और एक नया स्वरूप दे सकता है कि भारत। अब मैं कभी ये भी कहना चाहूंगा, इसको भले ही किसी को अदरवाइज भी लग सकता है, कहा जाता भगवान की कृपा होती है तो किसी के ऊपर ज्ञान आ जाता है। तमाम मजहबों में, रिलीजन्स में कहा गया है कोई मैसेंजर ऑफ गॉड है, कोई सन ऑफ गॉड है, उन सबको हुआ। और ये बताइए, ये भगवान जो ज्ञान देते हैं सिर्फ पुरुषों को ही क्यों देते हैं? स्त्री का नहीं देते? बाकी कहीं तो नहीं है? अगर हमारे यहाँ वेदों में 22 वैदिक ऋषिकाएं हैं, अपाला, लोपमुद्रा, मैत्रेयी, संध्या। हमारे यहाँ स्त्री को भी ज्ञान दिया है और पुरुष को भी ज्ञान दिया है, बाकी जगह सिर्फ पुरुष को ही ज्ञान दिया है। और उस ज्ञान का प्रभाव हमारे दिमाग पर क्या पड़ा है कि आज हम कहते हैं समानता क्या है, स्त्री पुरुष की समानता क्या है। साहब, अगर वुमेन जो है वो पैंट शर्ट पहन ले तो ये इंपावरमेंट है। ये इंपावरमेंट कैसे हुआ भाई? ये समानता तो नहीं हुई। दिस इज नॉट इक्वलिटी। इक्वलिटी तो हम तब माने कि अगर पैंट शर्ट पहनने पे जितना इंपावर्ड वुमेन महसूस करे, स्कर्ट पहनने पे उतना ही इंपावर्ड मैन महसूस करे, तब तो बराबरी हुई। अन्यथा ये क्या बात हुई? ये तो वो बात हुई कि दिस इज द टोटल सब्जुगेशन ऑफ फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी ये तो आपने कह दिया जो मेरा है वो तो किसी लायक ही नहीं, मुझे आपकी तरह बनना है। जैसे गोरे काले की समानता तब है जब दोनों को समान सम्मान हो। ये माइकल जैक्सन की तरह नहीं कि काले रंग से मैं अपना पिगमेंटेशन करके जब गोरा हो जाऊंगा तब समान होऊंगा। इसका मतलब काले रंग को लेकर आपके मन में हीन भावना है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, फिर भारतीयों कारण क्या था? वहां भगवान पुरुष ही है, तो स्त्री को पुरुष बन के ही बराबरी प्राप्त करनी है। हमारे यहाँ जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ बराबरी प्राप्त करने के लिए उसे पुरुष नहीं बनना है। हमारे यहाँ स्त्री पुरुष की बराबरी नहीं है, मातृशक्ति की प्राथमिकता है। इसलिए आप क्या बोलते हैं? गौरी शंकर। गौरी पहले, शंकर बाद में। सीता राम, सीता पहले, राम बाद में। राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण और माता पिता। इसलिए हम बिल्कुल कहते हैं हम बराबरी नहीं मानते, हम तो पहले मानते हैं। और पहले क्यों मानते हैं? इसके पीछे कोई सामाजिक सांस्कृतिक नहीं, वैज्ञानिक कारण है। क्यों? हमारा नववर्ष अभी कुछ दिन पहले गुजरा, भारतीय नववर्ष। तो उस नववर्ष की शुरुआत कैसे होती है? हमारा नया साल किसी के जन्म से नहीं शुरू होता, न किसी भगवान के दूत, न भगवान के किसी मैसेंजर के जन्म से शुरू होता है। हमारे यहां माना जाता है भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन इस संसार की सृष्टि की रचना हुई। अब बिल्कुल साइंटिफिकली सोचिए, सृष्टि की रचना हुई, सबसे पहले किसी की जरूरत होगी? एनर्जी। सबसे पहले शक्ति शुरू होगी, तभी तो यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आएगा। तो उसकी शुरुआत पहले दिन क्या होता है? वो होता नवरात्र का पहला दिन। यानी पहले 9 दिन आप सृष्टि में उत्पन्न हुई शक्ति की आराधना करते हैं।
पहले शक्ति क्रिएट होगी, यूनिवर्स उसके बाद में आएगा। इसलिए शक्ति का नाम पहले लिया जाएगा और बाकी चीजों का नाम बाद में लिया जाएगा। और इतना ही नहीं होता है। आप में से जो लोग विज्ञान के विद्यार्थी हो, मुझे नहीं पता इसमें से कितने लोग विज्ञान के विद्यार्थी हैं, पर शायद सबको पता हो कि हमारी जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं शरीर में, उसमें जो पावर हाउस ऑफ एनर्जी है उसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ मदर से आता है, फादर से नहीं आता है। अर्थात शक्ति आपके सूक्ष्म रूप में कोशिका के अंदर भी मात्र ही शक्ति है, और इस संपूर्ण सृष्टि के विवर्त में यदि शक्ति है तो वो भी वह शक्ति मात्र ही शक्ति है। मगर इसके बाद भी बहुत से लोग आके, जिनको कोई लेना देना नहीं, वो आके बीच में टांग अड़ाने लगते हैं। अभी विषय चल रहा है सबरीमला का मामला कि साहब उसमें महिलाओं का प्रवेश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इतनी इक्विटेबिलिटी की बात करते हो, खैर पहले तो एक अलग विषय है, केरल में 4 ऐसे मंदिर हैं जहाँ पुरुषों का प्रवेश नहीं है। कोटक्कल भगवती मंदिर, पुरुष नहीं जा सकते, सिर्फ स्त्री जा सकती, वो तो कर छोड़िए। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, अगर ऐसे कहना चाहो तो अभी नवरात्र गुजरती है तो रात जब उद्यापन करते तो 9 कन्याओं को ही खिलाया जाता, तो नहीं कहते इसमें 4 लड़के होने चाहिए? एक्चुअली में है क्या कि हमारा जो विविधतापूर्ण धर्म है उसके पीछे गहरी सोच है, उसके पीछे गहरा कारण है। उस कारण को न समझने के कारण कहीं पर किसी चीज की प्रधानता है, कहीं दूसरी चीज की प्रधानता है। इस कारण से लोग जब उसको सीमैटिक नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं, यानी किसी को कहने में बुरा लग सकता है, पीएचडी की थीसिस को जब 4th क्लास की बुद्धि से पढ़ने का प्रयास किया जाता है तो इसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। या लाइब्रेरी के ज्ञान को जब केवल एक किताब से प्राप्त ज्ञान के आधार के ऊपर तौला जाता है और कई बुद्धिजीवी से लेके जाकर जो लीगल एक्टिविस्ट आकर ये काम करने लगते हैं, तो मुझे लगता है तब ये समस्याएं उत्पन्न कर होती हैं। भारत को यदि समझना है तो उसकी गहराई के साथ समझना चाहिए। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यहां पर आज दुनिया में इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है। अभी आपको उसमें गीत भी सुनाया गया था। वो संघर्ष किस लिए चल रहा है? गौर से देखिए, संघर्ष का मूल कारण तो यही है कि भाई सब कहते हैं जो मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया मेरे हिसाब से हो जाए। एक कोई कहता है हार्वेस्टिंग ऑफ सोल होनी चाहिए, जब मेरे अंडर में आओगे तभी सबको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो सब बेकार है। मुक्ति तो कर्मा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब हेवन मिलेगा। तो दूसरा कोई कहता नहीं नहीं नहीं, जो हमने कहा वो आओ तभी तुमको जन्नत मिलेगी। हमारे कह के कोई जरूरत नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मो भयावह, जिस अपने धर्म का पालन करो, हमारे यहाँ कोई टेंशन की बात नहीं है। और इतना ही नहीं, इसमें मार्केट फोर्सेस भी है जो चाहती पूरी दुनिया में एक ही कल्चर हो जाए। वही मैकडोनाल्ड्स का बर्गर लेकर और शराब पीता हुआ या बियर पीता हुआ डिस्कोथेक और पब में झूमता हुआ यूथ होना चाहिए फ्रॉम जापान टू कैलिफोर्निया, वो भी झगड़ा है। तो कम्युनिस्ट भी हैं जो कहते हैं पूरी दुनिया में लाल झंडा होना चाहिए। ये सारी समस्या की जड़ यही है कि सबके दिल दिमाग में ये फितूर है कि जो मैंने सोच लिया वही सही है और पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। उनको यदि समाधान देगा तो सिर्फ भारत ही देगा। कैसे? आज लड़ाई चल रही है अमेरिका ईरान की, इजराइल हमास की, रशिया यूक्रेन की, पाकिस्तान अफगानिस्तान की, कंबोडिया और थाईलैंड जैसे शांतिप्रिय देश भी लड़ रहे हैं। चाइना और ताइवान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इनका मूल उद्देश्य क्या होता है? 3 मूल उद्देश्य होते हैं। या तो देश को अपने में मिला लो, एनेक्सेशन, मिला लिया। दूसरा होता है सब्जुगेशन, अपनी एक पपेट गवर्नमेंट बैठा दो, कठपुतली सरकार। और तीसरा होता है डोमिनेशन, उससे कुछ ऐसी संधियां हस्ताक्षर करवा लो कि वो प्रैक्टिकली आपका ही गुलाम हो जाए। दुनिया में सारा संघर्ष इसके लिए है। मगर भारत में क्या इसका समाधान है? भगवान राम ने जब लंका को जीता तो क्या एनेक्सेशन किया, अपने राज्य में मिलाया? नहीं। भगवान राम ने लंका को अयोध्या के राज्य में नहीं मिलाया और ना ही उसका सब्जुगेशन किया। ये तो नहीं कहा कि आज से लक्ष्मण यहां के राजा हो जाएंगे, वहीं के एक व्यक्ति को राजा बनाया। और ना उनका डोमिनेशन किया, उससे कोई शर्तें नहीं रखवाई और वहीं के एक उत्तराधिकारी को विभीषण को वहां का राज्य सौंप दिया का वह धर्म के अनुसार आचरण करो। ये है इस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस में कोहेरेंस की तुलना जैसे भारत है।